तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गहरे समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में गोता लगाने वाले हैं। इसे एक तरह की फाइनल एग्जाम समझिए, जहां सुराग बहुत अजीब है और सवाल बहुत बड़ा। तो आज का हमारा बड़ा सवाल ये है, जब ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अचानक सतह पर आ जाते हैं, तो क्या वो किसी आने वाली तबाही जैसे भूकंप का इशारा कर रहे हैं, या कहानी कुछ और ही है? चलिए सबूतों को एक एक करके परखते हैं। ठीक है, तो अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में आते हैं। हम उन संदेशवाहकों पर फोकस करेंगे जो इस पूरी पहेली के सेंटर में हैं। देखते हैं कौन है ये। हमारी जांच का पहला सबूत है ओरफिश। सोचिए, 60 फीट तक लंबा। इसे अक्सर समुद्री नाग भी कहा जाता है। ये हजारों फीट की गहराई में रहता है और पुरानी कहानियों में तो इसका सतह पर दिखना एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। अगला है जायंट स्क्विड। इसे देखना, अरे ये तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए तो नाविकों की कहानियों में इसे एक दैत्य की तरह बताया गया है। इसका अचानक दिखना हमेशा से ही एक रहस्य रहा है। और हमारा आखिरी केस है ब्लॉबफिश। हाँ, इसका चेहरा थोड़ा अजीब लग सकता है, पर यह असल में कमाल का सर्वाइवर है। इसका जेलेटिन जैसा शरीर इसे गहरे समुद्र के जबरदस्त दबाव को झेलने में मदद करता है। सतह पर इसका ऐसा पिघला हुआ दिखना ही बताता है कि यह अपनी दुनिया से कोसों दूर आ गया है। तो अब आते हैं हमारी परीक्षा के पहले बड़े सिद्धांत पर, मतलब हाइपोथेसिस ए। ये एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है कि ये जीव भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं। चलिए देखते हैं कि इस लोक कथा में कितना दम है। तो यहाँ दो बातें आमने सामने हैं। एक तरफ है सदियों पुरानी कहानियां जो इन्हें भूकंप वाली मछली कहती हैं, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस जो हर चीज के लिए डेटा और सबूत मांगता है। देखते हैं कौन सी बात ज्यादा वजनदार है। अब वैज्ञानिक इस थ्योरी पर शक क्यों करते हैं? वजह सीधी सादी है। पहली, इन जीवों के दिखने और भूकंप आने में कोई पक्का पैटर्न या कनेक्शन नहीं मिला है। दूसरी, इनके शरीर में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं पता चला है जिससे वो जमीन के अंदर की हलचल को महसूस कर सके। और ये नंबर ये तो पूरी कहानी ही साफ कर देता है। ओरफिश के दिखने और बड़े भूकंपों के बीच 10% से भी कम का कनेक्शन मिला है। मतलब 90% से ज्यादा बार इनका दिखना सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो इस परीक्षा के हिसाब से ये पहली परिकल्पना फेल हो जाती है। तो अगर भूकंप वजह नहीं है तो फिर क्या है? अब हम दूसरी परिकल्पना हाइपोथेसिस बी की तरफ बढ़ते हैं। ये ज्यादा वैज्ञानिक है और शायद कहीं ज्यादा चिंता की बात भी। ये हमारी परीक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस थ्योरी को समझने के लिए हमें पर्यावरणीय तनाव का मतलब समझना होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है गहरे समुद्र के शांत और स्थिर माहौल में गड़बड़ी होना, जैसे पानी का तापमान बदलना, ऑक्सीजन कम होना या केमिकल कॉम्पोजिशन में बदलाव आना। और ये सब ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज से समुद्र की ऊपरी सतह गर्म होती है। इससे गहरी समुद्री धाराएं यानी करंट्स का पैटर्न बिगड़ जाता है। इसका असर इनके खाने पर पड़ता है और नतीजा, ये गहरे समुद्र के जीव जो एक स्थिर माहौल के आदी हैं, बीमार, कमजोर और दिशाहीन होकर सतह की तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो मतलब असली अपराधी कोई एक नहीं है। ये चार्ट एकदम साफ दिखाता है कि ये एक ट्रिपल अटैक है। समुद्र का गर्म होना, प्लास्टिक और केमिकल प्रदूषण और हद से ज्यादा मछली पकड़ना, ये सभी इंसानी वजह मिलकर इन जीवों के घर को एक खतरनाक जगह बना रही हैं। तो अब वक्त आ गया है हमारे इस विश्लेषण के फाइनल फैसले का। सारे सबूत हमारे सामने हैं। देखते हैं कौन सी परिकल्पना इस परीक्षा में पास होती है। ये कोट पूरी तस्वीर साफ कर देता है। एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक संस्था सीधे तौर पर भूकंप वाली थ्योरी को खारिज कर रही है और इस बात की पुष्टि कर रही है कि इन घटनाओं का सीधा कनेक्शन हमारे बदलते हुए महासागरों से है। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। परिकल्पना ए यानी भूकंप की चेतावनी सबूतों की कमी की वजह से है गलत, जबकि परिकल्पना बी यानी पर्यावरणीय तनाव जिसके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है, वो है सही। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि असली दैत्य ये जीव नहीं है, वो तो बस संदेशवाहक हैं। असली दैत्य तो वो पर्यावरणीय बदलाव हैं जो हमारे महासागरों को बीमार कर रहे हैं और इन जीवों को अपने घरों से बेघर कर रहे हैं। तो हमने अपनी आज की परीक्षा तो पूरी कर ली, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जीव हमें एक चेतावनी दे रहे हैं, एक अलार्म बजा रहे हैं। सवाल ये है
कि इस चेतावनी पर हम क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि इस ग्रह की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है।